तो आज जो कहानी हम देखने वाले हैं उसकी तस्वीर कुछ ऐसी है। सोचिए, पंजाब के हरे भरे खेत हैं और वहां एक एक बहुत बड़ी भव्य शादी की तैयारी चल रही है। हाँ। पीढ़ियों से वहां ऐसा होता आया है कि जश्न मतलब पुरुषों का दबदबा, उनके गीत ऊंचे, उनकी हंसी ज्यादा जोरदार। बिल्कुल, और औरतें बस छतों से या घूंघट के पीछे से देखती आई हैं। हाँ, बस दर्शक बनकर। लेकिन इस कहानी में कुछ कुछ अलग हो रहा है। कुछ औरतें हैं जो अब सिर्फ दर्शक नहीं बने रहना चाहती। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है। नहीं, ये बराबरी और एकजुटता की एक मजेदार और दिल को छू लेने वाली दास्तान है। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी का जो केंद्र है वो एक उत्सव है। अक्सर परंपराएं और सामाजिक नियम वो सबसे ज्यादा मजबूती से उत्सवों में ही दिखते हैं ना। सही बात है, वहीं पता चलता है कि किसकी क्या जगह है। बिल्कुल। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हंसी मजाक और रचनात्मकता के जरिए एक बहुत गहरे सामाजिक बदलाव की नींव रखी जाती है। ये कोई टकराव की कहानी नहीं है। नहीं, ये सम्मान और साझेदारी की जीत की कहानी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कहानी एक गंभीर विषय को इतने हल्के फुल्के अंदाज में पेश करती है। तो कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकी है। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गुप्त बैठकें हो रही हैं। एक कोई करिश्माई महिला है, उनके नेतृत्व में गांव की औरतें इकट्ठा हो रही हैं। पर यही बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। अपने ही गांव में एक शादी में शामिल होने के लिए इतनी गोपनीयता क्यों? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और यही इस कहानी की जड़ है। जोखिम ये था कि वो सदियों पुरानी एक अलिखित व्यवस्था को चुनौती दे रही थी। कोई कानून नहीं था। हाँ, पर परंपरा का नियम तो कानून से भी ज्यादा सख्त होता है ना। उनका छिपकर मिलना ही ये दिखाता है कि उन्हें पता था कि इसका विरोध होगा। इसे बगावत की तरह देखा जा सकता था। अच्छा। और बरगद के पेड़ के नीचे मिलना भी एक प्रतीक जैसा है। एक पुरानी विशाल चीज के साए में कुछ नया जन्म ले रहा है। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक सामूहिक चेतना का जन्म था। तो ये सिर्फ नाचना गाना नहीं चाहते थे, ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते थे। पर इतने सालों की चुप्पी अचानक कैसे टूटी? कहानी में क्या कोई ऐसा पल है जो इस चिंगारी की वजह बनता है? देखिए, कहानी सीधे तौर पर कोई एक वजह नहीं बताती और शायद यही इसकी खूबी है। ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं है। ये धीरे धीरे सुलग रहे असंतोष का नतीजा है। हो सकता है कि नई पीढ़ी की लड़कियों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हों, या शायद उस नेता ने उन्हें एहसास दिलाया हो कि वो भी जश्न के बराबर की हकदार है। बदलाव अक्सर ऐसे ही तो होता है। जब कोई एक व्यक्ति समूह की दबी हुई भावनाओं को आवाज दे देता है। वो सिर्फ दर्शक बने रहने से थक चुकी थीं। और फिर आती है संगीत की रात, और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहाँ उनकी योजना काम करती है। जब ढोल बज रहे होते हैं, बत्तियां जल रही होती हैं, वो अचानक से संगीत अपने हाथ में ले लेती हैं, नाचने वालों की अगुवाई करने लगती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खाना भी परोसना शुरू कर देती है। कहानी में उनकी खुशी को संक्रामक बताया गया है, ऐसी खुशी जो फैल जाए। ये तो महज एक मजाक नहीं था फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सत्ता के समीकरण को बहुत चालाकी से पलटना था। सोचिए जरा, संगीत, नृत्य और भोजन परोसना, ये तीनों ही चीजें परंपरागत रूप से पुरुषों के कंट्रोल में थी। बिल्कुल। इन पर कब्जा करके महिलाओं ने एक तरह से पूरे जश्न पर अपना अधिकार जता दिया। वो कह रही थीं कि ये जश्न हमारा भी है और हम इसे अपने तरीके से मनाएंगे। लेकिन पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होती है? कहानी बताती है कि वो हैरान रह गए पूरी तरह से। वो झुंड में इकट्ठा होकर अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए तिकड़म लगाना शुरू कर देते हैं। पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं कि उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ तिकड़म तक ही सीमित रही? असल जिंदगी में तो ऐसी बगावत पर गुस्सा या झगड़ा भी हो सकता था। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक रणनीति है। महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार गुस्सा नहीं था, बल्कि उनकी वो संक्रामक खुशी और अटूट एकता थी। खुशी? वो कैसे? खुशी सामने वाले को निहत्था कर देती है। आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं, पर खुशी का क्या करेंगे? सही बात है। पुरुष उन पर कैसे चिल्लाते जब वो सिर्फ नाच गा रही थी और खुश थी? ऐसा करने पर वो खुद ही विलन नजर आता है ना। हाँ, जो किसी के जश्न को बर्बाद कर रहा हो। बिल्कुल। तो इस तरह महिलाओं ने पुरुषों को एक नैतिक दुविधा में डाल दिया था। वाह, ये तो बहुत ही चतुर तरीका है। उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। हाँ, इसके बाद जो होता है वो हास्य और भावनाओं का एक अनूठा मिश्रण है। पुरुष जवाबी शादियां और मजाकिया शरारतें करते हैं। कहानी में इन शरारतों के कुछ उदाहरण हैं।
ये किस तरह की तिकड़म थी? कहानी बहुत विस्तार में तो नहीं जाती, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद उन्होंने अपना अलग संगीत का मंच लगाने की कोशिश की होगी, या ध्यान भटकाने के लिए कुछ और किया होगा? हाँ, कुछ वैसी ही मजाकिया हरकतें। लेकिन हर बार महिलाओं की रचनात्मकता और एकजुटता के सामने उनकी योजनाएं फेल हो जाती हैं। तो ये एक तरह की समझदारी की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल, जहां ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और रचनात्मकता से मुकाबला हो रहा है। ये दिखाता है कि पुरुषों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस नई सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। और इस सबके बीच पूरा गांव दो हिस्सों में बढ़ जाता है, कुछ परंपरा के समर्थक तो कुछ इस बदलाव से खुश। ये बंटवारा कैसा था? क्या ये सिर्फ मर्द बनाम औरत था? नहीं, बंटवारा कभी भी इतना साफ सुथरा नहीं होता। यकीनन कुछ बुजुर्ग औरतें भी रही होंगी जिन्हें ये लड़कियों का हुड़दंग पसंद नहीं आया होगा। और शायद कुछ युवा पुरुष भी होंगे जिन्हें ये बदलाव अच्छा लगा होगा। हाँ बिल्कुल, समाज हमेशा ऐसे ही बढ़ता है। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प भूमिका है बच्चों की। बच्चों की? हाँ, वो पुरानी उम्मीदों और नियमों से आजाद हैं। वो बस अपनी माँओं को खुश देखते हैं, उन्हें नाचते हुए देखते हैं और उनकी नकल करते हुए उनके साथ नाचने लगते हैं। एग्जैक्टली। बच्चों का अपनी माँओं के साथ नाचना ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। ये सिर्फ एक प्यारा पल नहीं है, इसके मायने शायद और भी गहरे हों। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चों का शामिल होना ये दिखाता है कि ये बदलाव सिर्फ एक रात के जश्न के लिए नहीं है, ये भविष्य की नींव रख रहा है। बच्चे समाज का आईना होते। हाँ, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। जब वे अपनी माँओं को खुश, आत्मविश्वासी और जश्न का नेतृत्व करते हुए देखते हैं तो उनके लिए यही नॉर्मल बन जाता है। वो इस नए संतुलन को बिना किसी सवाल के अपना लेते हैं। बिल्कुल, और कहानी की खूबी ये है कि ये इस संघर्ष को एक कॉमिक केओस मतलब हास्य भरी उथल पुथल के रूप में दिखाती है, न कि एक गंभीर और कड़वी लड़ाई के रूप में। धीरे धीरे ये जो प्रतिद्वंदिता थी ये आपसी सम्मान में बदलने लगती है। लेकिन ये बदलाव आता कैसे है? मतलब सिर्फ कुछ मजाकिया शरारतों के बाद पुरुष अचानक महिलाओं को सम्मान करने लगते हैं? ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे पनपता है। ये उन छोटे छोटे पलों से आता है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की इंसानियत को देखते हैं। जब पुरुष बार बार महिलाओं की रचनात्मकता, उनकी एकता और उनकी खुशी को देखते हैं तो शायद उन्हें एहसास होता है कि वे सिर्फ नियमों को नहीं तोड़ रही बल्कि जश्न को और भी ज्यादा जीवंत बना रही हैं। हाँ, और सुंदर बना रही हैं। सम्मान हमेशा समझ से पैदा होता है। शायद वे देखते हैं कि उनकी अपनी माँ, बहनें और पत्नियां कितनी खुश हैं और उस खुशी के आगे पुरानी परंपरा छोटी लगने लगती है। कहानी में कुछ बहुत ही भावुक पल हैं जो इस बदलाव को दिखाते हैं। जैसे जब दादियां आखिरकार फेरों में शामिल होती हैं। हाँ। एक दादी का फेरों में शामिल होना ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता है कि बदलाव सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो रिश्तों और रस्मों की गहराई तक उतर गया है। फेरे तो शादी की सबसे पवित्र रस्म मानी जाती है। बिल्कुल, उसमें एक दादी का शामिल होना मतलब अब परिवार की परिभाषा बदल रही है। ये सिर्फ दूल्हा दुल्हन का मिलन नहीं बल्कि पूरी बिरादरी का उत्सव बन रहा है जिसमें हर पीढ़ी की अपनी जगह है। पुरानी दुश्मनी और मनमुटाव भुला दिए जाते हैं। हाँ, कहानी यही बता रही है कि जब सब मिलकर जश्न मनाते हैं तो रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती। मतलब परंपराओं को तोड़ा नहीं जा रहा बल्कि उन्हें और समावेशी और इंक्लूसिव बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। ये विनाश नहीं, विकास का उत्सव है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। महिलाएं ये नहीं कह रही कि पुरानी हर चीज गलत है, वो बस कह रही हैं कि इन परंपराओं में हमारे लिए भी जगह बनाओ। और जब ऐसा होता है तो परंपराएं और भी अमीर हो जाती हैं। बिल्कुल। और फिर आता है कहानी का अंत, एक शानदार शादी का जुलूस। लेकिन इस बार ये जुलूस पहले जैसा नहीं है। नहीं, अब ये अलग है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ लोकगीत गोड्डे गोड्डे चा गाते हुए चल रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो शायद उस गांव ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये चरमोत्कर्ष उस पूरी यात्रा का सार है। जो चीज एक बरगद के पेड़ के नीचे एक गुप्त बैठक से शुरू हुई थी, वो अब पूरे गांव का खुला साझा जश्न बन गई। हाँ, गोड्डे गोड्डे चा एक साथ गाना सिर्फ एक गीत गाना नहीं है, ये एक साझा संस्कृति, एक साझा पहचान का ऐलान है। और अब ये पहचान किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। उनकी मिलीजुली आवाजें और खुशी पूरे पंजाबी आसमान में गूंज रही हैं। ये उस बदलाव का प्रतीक है जिसके लिए उन्होंने इतना शांतिपूर्ण और रचनात्मक संघर्ष किया था। कहानी का अंतिम संदेश भी बहुत शक्तिशाली है। ये जीत सिर्फ परंपरा में बदलाव नहीं
बल्कि समानता, भावना और सद्भाव का उदय है। और एक पंक्ति जो मेरे जहन में रह गई, कौन सी? वो है, नित्य कभी किसी एक का नहीं था, ये हमेशा सबके लिए था। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है। यही इस कहानी का दिल है। यह हमें याद दिलाता है कि खुशियां, जश्न, संगीत, इन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। ये चीजें बांटने से बढ़ती हैं। हाँ, छीनने से या कब्जा करने से नहीं। जब हर आवाज को सुना जाता है, जब हर कोई बिना झिझक के नाच सकता है, तभी उत्सव अपने असली मायने में पूरा होता है। तो ये कहानी एक गुप्त बैठक की फुसफुसाहट से शुरू होकर एक संयुक्त जश्न के ऊंचे स्वरों तक पहुंचती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे परिवार और गांव एकजुट होते हैं, जब हर किसी को अपनी आवाज मिलती है। और जब परंपराएं नई पीढ़ी के सपनों को शामिल करने के लिए अपना दायरा बड़ा करती हैं। और ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? ये जश्न और परंपराओं के विकास की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने समुदायों में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो एक नए गीत, एक नए नृत्य के लिए तैयार हैं। एक ऐसा नृत्य जिसमें हर कोई शामिल होने के लिए आमंत्रित हो।